नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। तो हम बात करने वाले साथियों एनसीईआरटी और आरबीसी कक्षा 6 से 12 तक का निचोड़ चल रहा है हमारे, जिसमें हम सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बात करने वाले। और आज हमारी जो राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में क्लास होगी वो है अजमेर के चौहान वंश। यानी हम जो सबसे पहले सांबर के चौहानों को बात करेंगे कि सांबर में चौहानों की नींव किसने रख ली थी, स्थापना किसने की थी। चौहानों का सांबर का जो सपादलक्ष का क्षेत्र है उसको देखते हुए फिर हम आएंगे अजमेर के अंदर। फिर सांबर वाले अजमेर में आए थे, अजमेर में किन किन शासकों ने शासन किया, मोटे मोटे तौर पर उनकी क्या क्या विशेषता रही, क्या निर्माण रहा। वो जो आगामी एग्जाम के लिए आपके रेट है, थर्ड ग्रेड सीईटी, एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीटी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो कक्षा 6 से 12 तक निचोड़ इसके क्लास में आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन घंटी उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन सबसे मिल सके और एकमात्र जो ऑफिशियल जानकारी है वो इस चैनल पे मिले साथियों आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। चलो साथियों, आज हम बात करते हैं चौहान वंश। ठीक है, चौहानों को चावलों का इतिहास कह सकते हैं आप या चौहान कह सकते हो। तो चौहान से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के संदर्भ में। मैंने बात की कल जब गुज्जर प्रत्यार पढ़ा रहे थे तब उसमें मैंने बात कर ली कि जो राजपूतों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी और कौन कौन से मत माने जाते हैं, जिनमें से एक सर्वमान्य मत था जो था चंद्रबरदाई का। ठीक है, तो चंद्रबरदाई का मत कौन सा था, जिसने आपने पृथ्वीराज आश्रम में बताया गया है कि चौहानों की जो राजपूतों की उत्पत्ति थी वो अग्निकुंड से माने गई। उसी प्रकार से उनमें से एक चौहान थे जिनका नाम था चौहान, जो राजपूत वंश था जिसका नाम था चौहान। इनकी भी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अग्निकुंड से। वो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, आराम से आप देख सकते हैं। और एक प्रसिद्ध किताब है दशरथ चौहान की, इसका नाम याद रखना आप, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक है, इसमें चौहान वंश का इतिहास मिलता है। अब देखो, चौहानों के प्रारंभ जो राजधानी मानी जाती है सांबर के आसपास, चौहानों का जो इतिहास है वो प्रारंभ हुआ था साथियों 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और किसने किया था, तो हम विस्तार से क्लास को आराम से देखते हैं। आप धैर्य बनाए रखें, आपके आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हस्तलिखित नोट्स है, बस पूरा एनसीईआरटी आरबीसी का निचोड़ चल रहा है साथियों। सबसे पहले शासक आता है अपने वासुदेव चौहान। अब वासुदेव चौहान था सबसे पहला आ गया। इसका मतलब चौहान वंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव चौहान है। तो इनको चौहानों का संस्थापक, चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 551 ईस्वी में सपादलक्ष यानी सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये इनके उपनाम ध्यान में रखना। आगे चलकर इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी नागौर को, और नागौर का जो प्राचीन नाम था उसका नाम है अहिच्छत्रपुर। यानी अहिच्छत्रपुर को जो प्रेजेंट में वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसको राजधानी बनाई थी। और फिर सपादलक्ष यानी पूरा जो समथिंग आता है आपका एरिया, बीकानेर, नागौर और सांबर का जो एरिया होता है उस वो सपादलक्ष, वहाँ तक का पूरा अपना साम्राज्य विस्तार बनाया था। अब जो इनके संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है कि ये इतना जो वासुदेव चौहान है, इनकी जो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, संस्थापक वगैरह है, तो इनकी जानकारी एक शिलालेख है माना जाता है। वो शिलालेख था बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा था, बिजोलिया का शिलालेख। अब ये शिलालेख मिला कहाँ था, ये मिला था भीलवाड़ा के अंदर मिला था साथियों, शिलालेख बिजोलिया का शिलालेख। और इसमें क्या मिलता है, अजमेर और सांबर के जो चौहान है उनका संपूर्ण इतिहास इस शिलालेख के अंदर मिलता है। और चौहानों की जो कुल देवी है वो बताई गई है शाकंभरी माता, और जिसका निर्माण किसने करवाया था, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और सांबर झील के भी प्रमाण इस शिलालेख के अंदर मिलते हैं। ये थे वासुदेव चौहान के बारे में जो मोटे मोटे तौर पर जो महत्वपूर्ण तथ्य थे साथियों। अब इनमें से कई चौहान शासक आए थे, लेकिन अपन मोटे मोटे तौर पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है साथियों, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो उसके बाद में जो शासक है उसका नाम है अजयराज। ठीक है, तो अजयराज के बारे में कुछ आपको ध्यान रखना नहीं है, 2-3 बातें महत्वपूर्ण होती है अजयराज के बारे में। अजयराज के बारे में जो चौहानों का जो अजमेर के अंदर संस्थापक माना जाता है वो आते हैं अजयराज। वो सांबर के पास वासुदेव जी थे। उसके बाद में कई शासक आए थे छोटे बड़े, सामंतदेव है, दुर्लभ राज, चंद्रराज, जो वागपति, आपको कोई आवश्यकता नहीं। पृथ्वीराज फर्स्ट भी आया था। ठीक है, पृथ्वीराज फर्स्ट के जो बेटे थे अजयराज वो आए थे, फिर उन्होंने अजमेर में जाकर चौहानों की स्थापना की थी। पिता का नाम याद रखना पृथ्वीराज प्रथम था। फिर इन्होंने क्या किया था, 1113 में, यह किससे क्वेश्चन बन रहा है, अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर को राजधानी बना लिया चौहानों की। ठीक है, तो 1113 में अजमेर को राजधानी बनाया और अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी, अजयराज ने की थी। और अजयराज ने जो तारागढ़ दुर्ग है, गढ़ बीटली, उसका निर्माण किया गया था। और इसी को अजमेरू दुर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, अजमेरू दुर्ग कह सकते हैं। लेकिन अजमेर का किला या अकबर का किला वो चीज़ अलग है। ठीक है,
अजमेर का किला कह सकते हैं, अजमेर का किला, या उस वो कैसे कहलाते हो, अकबर का किला, जो अकबर ने निर्माण करवाया था। लेकिन अजमेरू दुर्ग, गढ़बीठली या तारागढ़, वो कौन सा था, अजयराज के द्वारा निर्माण किया गया। सर्वप्रथम इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे साथियों। अपनी बात करते हैं प्रेम और जो पत्नी होती है सोमवती अजय नाम के, वो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम। और सबसे पहले ये बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि चौहानों का जो निर्माण काल होता है, निर्माण काल यानी प्रारंभ जो यहीं से हुआ था माना जाता है। ठीक है, तो चौहानों का निर्माण काल अलग है, चौहानों का श्रृण काल अलग है। ठीक है, तो चौहानों का निर्माण काल पूछा जाता है तो अजयराज के काल को चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अजयराज के शासनकाल में चौहानों का शासनकाल का निर्माण काल मैंने बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आने की क्वेश्चन की संभावना है। ठीक है, पुष्कर में रंग मंदिर है, आप ध्यान में रखना, ऊपर ऊपर जो बेस्ट लाइनें लिखी होती है वो नोट्स के रूप में है। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है वो। अब जो अगला शासक है उसको हम बात करते हैं, जिनका नाम है अर्णोराज। अजयराज के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं अर्णोराज, इनका जो इतिहास काल माना जाता है वो होता है 1133 से 1155 ईस्वी तक माना जाता है। अब इनकी जो उपाधि है वो उपाधि है महाराज अधिराज परम भट्टारक। ठीक है, अर्णोराज का ये उपाधि ध्यान में रखना है। अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिट अभी रिट 2022 में क्वेश्चन आया था, लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया है कि पुष्कर में जो आदिवरा मंदिर का, जिसे हम कह सकते हैं विष्णु मंदिर, ठीक है, आदिवरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उसको करवाया था अर्णोराज ने। फिर इन्होंने देखो बात हुई 1133 में एक आनासागर जेल का निर्माण किया था। बात क्या साथियों, एक लंबे समय की बात थी जब तुर्की आक्रामकताओं का आक्रमण हुआ था 1135 के अंदर, 1133 के आसपास की बात है, तुर्की आक्रामकताओं का जो आक्रमण हुआ था, तब अर्णोराज ने क्या हुआ था, उन तुर्की आक्रामकताओं का कत्लेआम जारी फरमान किया था। ठीक है, तो तुर्की आक्रामकों का जो कत्लेआम किया उसके आधार पे जो अजमेर की धरती पर क्या है कि बहुत सारी मृत्यु हो चुकी है तुर्की आक्रामकों की, उस वापस खून को जो साफ करने के लिए ना अजमेर में एक झील का निर्माण किया जिसका नाम पटका आनासागर। वो झील कौन सी, एक तो चंद्रा और एक आती है आपके बांडी नदी, यानी चंद्रा और बांडी नदी के जो पानी को रोककर एक झील बनाई जिसका नाम है आनासागर झील। ठीक है, आनासागर झील। अब इस आनासागर झील के किनारे दो चीज़ आप देखो ध्यान में रखनी है। एक चीज़ इसके किनारे एक बाहरदरी है, क्या है, बाहरदरी। इस बारहदरी का निर्माण किसने करवाया था, तो इस बारहदरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने। और एक के दौलत उद्यान, दौलत बाग, जिसे हम वर्तमान सुभाष उद्यान कह सकते हैं, इस सुभाष उद्यान का निर्माण किया था जहांगीर ने। ये भी आप ध्यान में रखना है। आनासागर हो गया, ये देखिए नाम बिल्कुल सुभाष उद्यान वर्तमान में कहा जाता है, और शाहजहां ने बारहदरी का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने अपनी जो शादी है वो चालुक्य सोलंकी से की थी। ठीक है, अर्णोराज की शादी चालुक्य सोलंकी की मैं बता दूं, इसकी छोटी सी घटना है, कोई इतनी बड़ी है नहीं। ठीक है, तो बात क्या होती है इसकी, जो अर्णोराज की माना जाती है दो रानियाँ थी। एक रानी थी जो मारवाड़ रानी संगवा, जिससे सोमेश्वर चौहान, जो आगे एक शासक आएगा सोमेश्वर चौहान, वो पुत्र था। और एक थे जो आपके सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज, जो गुजरात के शासक थे जय सिंह सिद्धराज, उनकी पुत्री थी कांचन देवी, उससे उन्होंने शादी की थी। और उनका जो दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, उनको पुत्र का नाम था एक तो जगदेव, जिसने वापस इसी की हत्या की थी अपने पिता की, जिसे चौहानों का पितृहत्या कहा जाता है। ठीक है, और जगदेव का भाई था विग्रराज चतुर्थ, जो आगे एक प्रतापी शासक आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जगदेव एक चौहानों का पितृहत्या, एक चौहानों का ये प्रथम पितृहत्या था, एक और सेकंड पितृहत्या आएगा, और एक चौहानों का भ्रातहंता। ठीक है, वो भी आएगा, मैं आगे बता दूंगा क्लास में आपको। तो इसके दरबारी कवि देवबोध और धर्मघोष, ये आपको ध्यान में रखना है, दो दरबारी कवि थे। ठीक है, फिर आगे देखो, जगदेव ने पितृहत्या, जो जगदेव था उसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी, लेकिन जो जगदेव का भाई था विग्रराज, इसने वापस, विग्रराज ने क्या किया, जगदेव की हत्या करके वापस शासन करना स्टार्ट कर दिया था। अब आता है शासक विग्रराज चतुर्थ। इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1158 से 1163 के बीच माना जाता है। वास्तविक नाम बिशलदेव था इसका नाम। ठीक है, उपाधि थी कवि राजा, कवि बांधव। ठीक है, और कटिबंधु विद्वानों का आश्रयदाता, ये उनकी प्रसिद्ध उपाधि मानी जाती है। इसके दरबारी जो कवि थे, विद्वान थे, वो थे सोमदेव। कौन थे, सोमदेव। और एक का नाम है नरपति नाले। सोमदेव की जो रचना है वो ललित विग्रहराज है, और नरपति नाले की जो रचना है वो बिशलदेव रासो है। ये आपको ध्यान में रखना, बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं। ग्रंथ है ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज सोमदेव का है ग्रंथ। ठीक है, इनके, और जो नरपति नाल है उसकी बता दी मैंने, बिशलदेव रासो उसका ग्रंथ है। और जो ये स्वयं थे विग्रहराज, इसका खुद का एक स्वयं के द्वारा लिखित जो नाटक है जिसका नाम है हरिकेली नाटक, वो उनके द्वारा जो संस्कृत कंठभरण पाठशाला बनाई हुई थी उसमें 75 लाइनों के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं।
अब देखो एक दूसरे जो आगे मैंने बता दिया, यहाँ पर नरपति नालिस के प्रसिद्ध विद्वान थे, इन्होंने 4 भागों में वर्णित बिसलदेव रासो लिखा था। तो इस पुस्तक में राजा भोज की पुत्री राजमती का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। यानी राजमती और बिसलदेव जो विग्रह चतुर थे, इनके जो प्रेम प्रसंग का जो पूरा वर्णन किया गया वो बिसलदेव रासो के अंदर किया गया, जो किसने लिखा था, इसके दरबारी कवि नरपति नाले ने, ठीक है। अब विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले देखो मैंने कहा ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी होती है उसको ध्यान में रखें। पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर शिव की पूजा करने वाली रानी को होती थी रुद्राणी, वाइफ ऑफ चंद्रराज, शासक थे चंद्रराज, उनकी पत्नी का नाम था रुद्राणी। ये आपको ध्यान में रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी होती है आपको ध्यान में रखना। अब विग्रह चतुर्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विग्रह चतुर्थ ने जो अपने अजमेर के अंदर निर्माण काल क्या क्या निर्माण कार्य करवाया था, तो बिसलपुर सागर, यानी जो एक टोंक में सागर पड़ता है बिसलपुर सागर, उसका निर्माण करवाया था विग्रहराज ने। अजमेर में संस्कृत कंठभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। और जो आगे चलकर इसमें क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़वाकर यहाँ पर एक झोंपड़ा बनवा दिया, जिसे वर्तमान प्रजनन में क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा सकता है। और यहाँ पर जो पंजाब शाह का उर्स लगता है, ठीक है, 2.5 दिन के जो झोंपड़े में, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। आगे देखिए, यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। अजयराज को चौहानों का निर्माण काल और विग्रहराज चतुर्थ के चौहानों का स्वर्णिम काल कहा जाता है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तोमरों को पराजित किया और चौहानों का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था, विग्रहराज ने किया था, ठीक है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी और उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो प्रसिद्ध एक नाटक है, वो ध्यान में रखना, हरिकेली नाटक, वो किसके द्वारा लिखा गया, स्वयं विग्रहराज के द्वारा लिखा गया, जो संस्कृत कंठभरण पाठशाला है उस पर 75 पंक्तियों के रूप में अंकित है। उसके बाद में शासक आए थे अपार गांगे, ठीक है, अपार गांगे आए थे साथियों, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। अपार गांगे हुआ था कि जगदेव के पुत्र थे, जगदेव जो था चौहानों का पितरान था, जिसने अपने पिता की हत्या की थी हरणराज की। तो जगदेव का पुत्र था, एक तो था पृथ्वीराज सेकंड और एक था अपार गांगे, ठीक है। तो पृथ्वीराज सेकंड ने क्या किया, अपने भाई अपार गांगे की हत्या कर दी थी। तो पृथ्वीराज सेकंड को क्या कहा जाता है, चौहानों का भ्रात हंता, ठीक है। भ्रात हंता होता है जिसने भाई की हत्या की, पितर हंता जिसने पिता की हत्या की, मातृ हंता जिसने माता की हत्या की। उसी प्रकार चौहानों को जो भ्रात हंता है वो किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज सेकंड को। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वीराज सेकंड को कहा जाता है, जो किसका पुत्र था, जगदेव का पुत्र था। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं उसमें कोई है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में जो अच्छे शासक है उनका नाम है यहाँ पर आपका पृथ्वीराज चौहान, यानी 1177 से लेके 1111 तक इनका जो शासनकाल माना जाता है पृथ्वीराज चौहान का, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 1192 है, सॉरी मैंने 1111 बोला था, है ना। तो 1177 से लेके 1192 तक जो शासक था। उपनाम बात कर लें, इनके माता पिता, बेसिकली जो सामान्य जानकारी है वो भी ध्यान में रखनी। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, ठीक है, और कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था, ठीक है। 1166 में इनका जन्म हुआ था, 1177 में शासक बन गए थे, मात्र 11 साल के समथिंग आसपास। देखो 1177 में 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गए थे, लेकिन शासनकाल इनके माता की देखरेख में चला गया था, कर्पूरी देवी के देखरेख में, ठीक है। तो इसको माता को संरक्षक माना गया है यहाँ पर। अब देखिए, इनके सेनापति केमास राठौड़ या कदमदास कह सकते हो, जिन्होंने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था, यह ध्यान में रखना। उपाधि राय पिथौरा, दल पुंगल की उपाधि, दल पुंगल सेना को रोकने वाला, ठीक है, राय पिथौरा। ये 2 उपाधि हैं जो पृथ्वीराज तृतीय की है, ये आपको ध्यान में रखना। पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख युद्ध और दिग्विजय कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम उनके जो समकालीन घटना या जो उनकी विजय थी उनको ध्यान में रखते हैं। तो सबसे 1178 की पहली घटना पृथ्वीराज चौहान के काल की बताई गई है कि सबसे पहले उनके एक युद्ध हुआ था। इनके एक जो अपने सेनापति है केमास राठौड़, ठीक है, और उनके जो चचेरे भाई है नागार्जुन, दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अजमेर का युद्ध 1178 में माना जाता है, जो केमास राठौड़ ने जीता था, ठीक है। दूसरी घटना यहाँ आपको ध्यान में रखनी है, गुजरात के भीमदेव सोलंकी की सेना को पराजित किया, ठीक है, और ये बात है सन 1178 की, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, इसका कारण था एक जो आबू की राजकुमारी थी, इच्छवी राजकुमारी, ठीक है। इच्छवी राजकुमारी की जो साथियों मैं बता दूं, छोटी सी घटना है, इसके बारे में कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में 2 बातें याद है, एक तो संयोगिता वाली घटना, एक इच्छवी राजकुमारी जो आबू के राजकुमार की घटना। अब देखो, आबू की राजकुमारी थी इच्छवी राजकुमारी, इसकी जो सगाई कर रखी थी
वो आपके भीमदेव सोलंकी गुजरात वाला के साथ कर रखी थी। ये रही भीमदेव सोलंकी गुजरात वालों के साथ, ठीक है। अब हुआ क्या था, फिर वापस यहाँ से पृथ्वीराज चौहान ने और इच्छवी के बीच में कुछ चक्कर था, और इस हिसाब से पृथ्वीराज चौहान ने इसके पिता को जयद्रथ सिंह को समझा बेला फसला कर फिर इच्छवी राजकुमारी से शादी कर ली। इसके साथ तो सगाई हो रखी थी भीम सिंह जो भीमदेव सोलंकी के साथ, लेकिन शादी किसने कर ली थी, पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान ने आबू की जो राजकुमारी थी इच्छवी राजकुमारी, इससे शादी कर ली थी, और इस कारण से पृथ्वीराज के और भीमदेव के बीच में जो अनबन हो गया था ये सबसे बड़ा कारण था, और इनके बीच में युद्ध छिड़ गया था 1178 में। और 1178 पृथ्वीराज ने किसको परास्त किया था, भीमदेव सोलंकी सेकंड को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली घटना है जो बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, महोबा का युद्ध। 1182 में कई एग्जामों में पूछा गया महोबा का युद्ध, इसे तुमुल का युद्ध भी आप कह सकते हो। कहाँ पर पड़ता है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में 1182 में युद्ध हुआ था। हुआ क्या था, परमरी देव है जो चंदेल शासक, परमरी देव चंदेल शासक, इनके बीच में ये महोबा का युद्ध लड़ा गया था। इनके दो प्रसिद्ध सेनापति एग्जाम में पूछे जाते हैं, आला और उदल, ठीक है। आला और उदल, इधर से आता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और सामंत भी साथ में थे पंजूराज, ठीक है। आराम से देख सकते हो यहाँ पर सामंत भी साथ में कौन से, पंजूराज। अब देखो दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है साथियों, और युद्ध का जो रिजल्ट क्या निकला है, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान है तृतीय वो विजय हो जाते हैं, और जो चंदेल शासक था जो परमरी देव वो हार जाते हैं, और चंदेल जो अपने शासक यहाँ का शासक किसको बना जाते हैं, शासक सामंत पंजूराज को बना दिया जाता है, ठीक है। महोबा का जो उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया जाता है, पंजुन राय को नियुक्त किया जाता है। ये घटना थी महोबा के युद्ध की 1182 के आसपास की। अब जो ये आपको देख के थोड़ा चकरा गए होगे कि क्या मैटर है, बिल्कुल सिंपल सा मैटर है, कुछ ज़्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं आराम से समझा देता हूँ, घटना छोटी सी है, बस समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ, बस मतलब ये एक सब पिक्चर है, आपके दिमाग में बढ़ जाना चाहिए। हुआ क्या था, दिल्ली में शासक थे अनंगपाल, ठीक है। अनंगपाल के जो भाणु थे, एक था पृथ्वीराज और एक था जो जयचंद गढ़वाल, कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। ये दोनों मौसेरे भाई थे, ठीक है, मासी बेटे भाई, मौसेरे भाई हो गए। इनके नाना जी दोनों के कौन थे, अनंगपाल थे। अब दिल्ली का जो उत्तराधिकारी है वो किसने, जो अनंगपाल ने वो बना दिया पृथ्वीराज तृतीय को, ठीक है। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, इनको शासक बना दिया। इस जो घटना को देखकर, ये कार्य देखकर जयचंद गढ़वाल नाराज हो गए, ठीक है, नाराज हो गए और पृथ्वीराज से ईर्ष्या करने लगे, ठीक है। तो इनके बीच जो नाराजगी अनबन का कारण बन गया था। कौन सा कारण था, ये जो इसके नाना जी ने इसको दिल्ली का शासक बना दिया, जबकि जयचंद गढ़वाल खुद बनना चाहता था। तो ये एक ईर्ष्या, ये इनके दोनों के बीच में नाराजगी का कारण था, छोटा सा, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस कारण का रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। आप सोच रहे हो तो ये क्या मैटर है, बिल्कुल सिंपल सा मैटर है। यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे, और इधर क्या है, जयचंद गढ़वाल है जो कन्नौज के शासक थे, इनके मौसेरे बेटे, मौसेरे भाई, ठीक है। तो इनके क्या हुआ, एक पुत्री थी किसकी, जयचंद गढ़वाल की, जिसका नाम था संयोगिता। अब संयोगिता का जो बड़ी हो गई 18 साल के जो समथिंग, विवाह करने योग्य हो गई थी संयोगिता। अब जयचंद गढ़वाल ने क्या, संयोगिता का स्वयंवर रखा था, ठीक है, स्वयंवर रखा था। दरबार में बहुत सारे विद्वानों को बुलाए थे, ठीक है, राजा महाराजाओं को इनवाइट किया था सबने, और मोहम्मद गौरी को भी निमंत्रण दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दे दिया, लेकिन जयचंद गढ़वाल ने किसको नहीं बुलाया था, इसको नहीं बुलाया था, इसको पृथ्वीराज को नहीं बुलाया था। संयोगिता के स्वयंवर में पूरे दरबार में अनेक जो राजा महाराजा शासक आए थे, किसको नहीं बुलाया, पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज नहीं आया। लेकिन पृथ्वीराज की एक जो मूर्ति थी, मिट्टी की मूर्ति बनाकर दरबार पर रख दी। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक दरबार की जो मूर्ति है वो जो अपने गेट पे रख दी, ठीक है, द्वारपालक के रूप में, ठीक है। तो ये उसको अपमानित करने के लिए एक मूर्ति रख दी। जब संयोगिता का स्वयंवर प्रारंभ हुआ और संयोगिता को माला दे दी गई कि तुम्हें जो भी राजा पसंद आए उसके साथ आप विवाह कर सकती हो। देखो आश्चर्यजनक की बात यह है साथियों कि संयोगिता पूरे दरबार में घूम गई, लेकिन उसे कोई भी राजा पसंद नहीं आया। आखिर में संयोगिता परेशान होकर वापस जब द्वार पर आई तो वहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय की जो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति थी साथियों, तो उस मूर्ति को वो माला पहना दी और जो पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया। इतने में ये सूचना मिल जाती है पृथ्वीराज चौहान को, तृतीय को, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जिसके घोड़े का नाम है नाट्यरंबा, ठीक है, नाट्यरंबा पर सवार होकर वापस आ जाता है किधर, स्वयंवर में। स्वयंवर में आते और संयोगिता को उठाकर अपने साथ वापस ले जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। ये थी पृथ्वीराज चौहान की ये संयोगिता की प्रेम कहानी और संयोगिता की छोटी सी घटना वृत्तांत आपको याद में रखना था, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं
मोहम्मद गोरी की एंट्री हो गई राजस्थान के अंदर, ठीक है, और मोहम्मद गोरी की एंट्री हो गई, ठीक है। तो अब जो युद्ध होने वाला है तराइन का युद्ध, अब तराइन के 2 युद्ध होने वाले, दोनों पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में होने वाले। पहला युद्ध जो पृथ्वीराज ने जीता था, लेकिन दूसरा युद्ध गोरी ने जीता था। ये आपको बेसिक मोटे मोटे तौर पर जो ध्यान में रखने की बात है। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में विवर्ष से सन पूछले 1191 में हुआ था, ठीक है, और एक सेनापति था खंडेराव, ठीक है। तो प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने तो जीत लिया था, लेकिन जब दूसरे युद्ध की बात आई, दूसरे युद्ध की बात आ गई, वो हुआ था सन आपके 1192, यानी नेक्स्ट ईयर 1192, अगले साल वापस जो तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया था साथियों। ये भी किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। अब इसके सामंत पंचक देव, वाइफ ऑफ कोकिल देव, जो आमेर के शासक थे, कोकिल देव का पुत्र पंचक देव इसमें सहायता करने के लिए आया था। सांडेराव जो अपना सेनापति था सांडेराव, ये भी आया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और शासक समर सिंह आए थे मेवाड़ से, गोविंद राज का पुत्र। ये कुल मिला के काफ़ी शासक थे साथियों। घमासान युद्ध हुआ था। आखिर बात क्या यहाँ होती है कि ये युद्ध मोहम्मद गोरी जीत गया था। जीतने के बाद अब यहाँ पर जो आगे की घटना है उसके जो सर 2 मत माने जाते हैं, 2 मत माने जाते हैं इस हिसाब से। तो पहला मत क्या है मैं बता देता हूँ। एक मत माना जाता है यहाँ पर, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, आराम से देख सकते हो। पहला मत माना जाता है नयनचंद सूरी, जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने उनके मत के अनुसार, नाम लिख देता हूँ नयनचंद सूरी, ठीक है, नयनचंद सूरी, वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार कहते हैं कि काबुल के अंदर जब पृथ्वीराज की जो गोरी ने क्या कर दी, हत्या कर दी थी। काबुल के अंदर हत्या कर दी किसकी? पृथ्वीराज ने, सॉरी गोरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी थी। ये नयनचंद सूरी कहते हैं, इनका मत माना जाता है। लेकिन दूसरा मत, ये तो फर्स्ट मत हो गया, अब मैं दूसरे मत की बात कर रहा हूँ। दूसरा मत है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा है? पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों को मोहम्मद गोरी ने बंदी बनाकर अफगान ले गया और वहाँ ले जाकर इनको अंधा कर दिया, ठीक है। और ये घटना क्या थी? एक बड़ी घटना थी साथियों। अब हुआ क्या था, जब वहाँ पर लेके गए थे तब चंद्रबरदाई क्या लिखते हैं कि भरा दरबार चल रहा था। दरबार में फिर वापस पृथ्वीराज की, तो आपको पता है उसको तो अंधा कर रखा था, ठीक है। जब चंद्रबरदाई ने कुछ दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर उस बादशाह गोरी को ये बताया कि पृथ्वीराज में एक विचित्र कला है, ये अंधा होकर भी ऐसा निशाना साधता है तीर के द्वारा, तो आप देखने के योग्य होंगे। तो गोरी ने ये दृश्य देखने के लिए उत्साह था और उन्हें बताया कि चलो पृथ्वीराज से ये कला देखी जाए। तब पृथ्वीराज चौहान को एक तीर कमान हाथ में दे दिया गया था, धनुष बाण, ठीक है। और उसके आधार पे भी भरे दरबार में चंद्रबरदाई और जो वार्तालाप चल रहा है पृथ्वीराज चौहान के मध्य, वो आप ध्यान से सुनिए। था अब चंद्रबरदाई के द्वारा जो बात की गई है उसको सुनकर पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी घटना, विचित्र घटना करते हैं जो आप सोचने योग्य नहीं होते। ये कौन कह रहा है? ये चंद्रबरदाई कह रहा है अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर, ये घटना उसकी है, ठीक है। भरे दरबार में चल रहा था, यहाँ पर बैठे थे मोहम्मद गोरी और यहाँ पर कौन थे अपने? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। अब जब पृथ्वीराज आंखों पे पट्टी बांधी हुई अंधे थे, ठीक है, फिर हाथ में धनुष बाण दे दिया पृथ्वीराज चौहान को। फिर यहाँ से चंद्रबरदाई कथन बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण तम ऊपर सुल्तान बैठो मत चुके चौहान। इसका भावार्थ समझे आप। 4 बांस यानी पहले प्राचीन काल में जो पूरा माप की जो अंकन था वो इस हिसाब से किया जाता था, बांस के आधार पर और अंगुलियों के हिसाब से मापन किया जाता था। तो चंद्रबरदाई अपने शब्दों में बता रहा है पृथ्वीराज को कि जो शासक है गोरी वो कितना ऊंचा और आपसे कितनी दूरी पर है, ताकि जो पृथ्वीराज का जो टारगेट था वो है मोहम्मद गोरी, उसको मारना था, ठीक है। ये चंद्रबरदाई कह रहा अपने ग्रंथ के अंदर। अब जो 4 बांस यानी 4 बांस की दूरी 8 अंगुल यानी 8 अंगुलियों का प्रमाण, इतना ऊपर और स्टेज पे बैठा हुआ है कौन? अपने दरबार में मोहम्मद गोरी। ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान, ये उन्होंने अपने शब्दों में पूरी दूरी बता दी। और इसी दूरी को सुनते हुए पृथ्वीराज ने ये पूरा का जो अपने धनुष बाण से पूरा तीर चलाया और मोहम्मद गोरी के सीने में जा लगा। उसी से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की हत्या की और स्वयं की आत्महत्या कर ली थी। ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर ये घटना मिलती है साथियों। अब देखिए 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण तांते ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके चौहान। ये एक कथन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। फिर बात करें, देखो फिर आगे ये बात आ जाती है
कि 1192 और 94 तक अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जिसका नाम था गोविंदराज उसको संभाला गया था, इसको बता दिया गया। ठीक है, फिर 1194 के बाद कुतुबुद्दीन को सौंप दिया गया और 1194 के बाद वापस जब जो गोविंदराज थे वो चले गए अपने रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना कर देते हैं। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला साहित्य की स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसके अध्यक्ष थे वो पद्मनाभ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथियों जो चौहानों का इतिहास है अजमेर और सांभर के चौहानों का वो खत्म होता है यहाँ पर। और मोटे तौर पे जो बड़ी बड़ी घटना थी हमने देख ली। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मैसेज करें ताकि मैं आपको टेलीग्राम पे ये नोट्स डाल सकूं। वीडियो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों तक इसी आशा और विश्वास के साथ आगे चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।